गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। अनुपम जी, आपको कहाँ से आए? से भीड़ जिले की खास विशेषता बताएं। अगर आप विशेषता की बात करें तो हमें में बात ज्योग्राफी और इकोनॉमी। पहले कहना चाहूँगा वहाँ की ऐतिहासिक विशेषता। आप वहाँ के जोग्राफिकल बताएं। ज्योग्राफिकल में 3 ऐसी विशेषताएं हैं जो किसी अन्य जिले में आपको नहीं मिलेगी। एक जगह है हमारे यहाँ पचना, जहाँ पर 5 नदियाँ मिली। नदी ऐसा कोई प्लेस नहीं है अपने मध्य प्रदेश में जहाँ पर 5 नदी। ये पचना जो प्लेस है वो भिंड जिले में आता है सर। वो जगह अगर आप जाएंगे तो उसका थोड़ा मतलब वो नदियाँ ऐसा नहीं 5 आपस में मिल रही, वो 2 किलोमीटर का रीजन है जहाँ 5 नदियाँ नहीं। मैं तो उसका थोड़ा सा रीजन उत्तर प्रदेश में आता है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश में। त्रिपुरा मध्य प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश में आता है पूरा उत्तर प्रदेश में। कौन कौन सी 5 नदियाँ हैं? चंबल है, सिंध है, पहुंच है, यमुना है, यमुना भी है। हाँ सर, यमुना भी है। फिर एक बार आप सोच लें। चंबल, यमुना, पहुंच, पहुंच का उद्गम कहाँ से होता है? सिंध का कहाँ से होता है? सिंध सर जो ये सिंध नदी है वो सिंध नदी नहीं है, नहीं जो भी है जो उसमें 5 नदियों में शिवपुरी से होता है। शिवपुरी में कहाँ से होता है? अच्छा, क्वारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अच्छा, विदिशा की सिरोंज तहसील से किस नदी का होता है? विदिशा की सरोवर से सिंध नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है वो वाली सिंध। ये भिंड में लोकल सिंध नदी है जिसे नाम से ये वो सिंध नदी नहीं जो यमुना की सहायक नदी है। अच्छा अनुपम जी बताइए मेरे को, आपकी कोई 5 विशेषता बताइए जो आप में अच्छा ही आप जो मानते हैं कि 5 मेरे खूबियां हैं वो मुझको सबसे अलग करती है, बताइए। मैं सर वर्कaholic टाइप का आदमी हूँ, हार्डवर्क पर विश्वास करता हूँ। क्या पहला नंबर है? थोड़ा स्पीड थोड़ा कम रखिए। नंबर 1 वर्कaholic टाइप का आदमी हूँ मैं सर, जो कि हार्डवर्क पर विश्वास करता हूँ। दूसरी चीज है परसेवरेंस। फेलियर अगर मुझे मिलता है तो मैं उससे डिसअपॉइंट ना होते हार्डवर्क आगे जारी रखता हूँ। तीसरा है लीडरशिप स्किल्स जो कि मैंने अपने स्कूल और कॉलेज के दौरान दिखाई भी। स्कूल में क्या किया था? सर मैं स्कूल टीम का कैप्टन भी था और कबड्डी टीम का कैप्टन भी था। और मैं बताइए उसके बाद चौथी मेरी अच्छा तो 5 कमियां बताइए। तो मैं जल्दी इम्पेशेंस हो जाता हूँ लोगों के साथ। अगर मुझे लगता है कि लोग मेरे साथ पेश नहीं रख रहे हैं तो मैं जल्दी इम्पेशेंस हो जाता हूँ। और दूसरा मेरी एक्सपेक्टेशंस रहती है, मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे कलीग्स या जो लोग मेरे साथ काम करें और उसको लेकर कई बार डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, लोग कई बार नहीं होती। और बताइए। तीसरा कमी थी मैं इन्हीं से रिलेटेड बताना चाहूंगा कि कई बार मुझे सही तरीके से अपने आप को इवेल्युएट करने का मौका नहीं मिलता। जब आप मेहनत कर रहे होते हैं और तब आप अपने आप को सही से इवेल्युएट भी नहीं कर पाएंगे, जब आपको लगता है सही के सामने जा रहे हैं। मैंने चौथी कमी मतलब आप में 3 खूबियां और 3 कमियां, मतलब चौथा आप में कुछ ना तो गुण है और ना कुछ चौथा दोष है। अगर मैं उसके बारे में मतलब आप अपने आप को कम समय देते हैं, मतलब आप आत्मावलोकन बहुत कम किया आपने, शायद अच्छा, आपने खूबी बताई। सेल्फ इवेल्युएशन तो करता हूँ, लेकिन कोई अगर न्यूट्रलिटी से मेरा इवेल्युएशन करे वो सर कम है। आपसे पूछा गया ना कि आप अपने बारे में, भाई आप अपने बारे में इतना जानते हैं, दूसरा तो आपके बारे में उतना नहीं जानता है। आपने एक अपनी खूबी बताई कि आप लीडरशिप का थोड़ा, और आपने दूसरी अपनी कमी बताई कि आपने पेशेंस की कमी। तो ये कैसे करें? साइकोलॉजिकल तो आपको ऐसे लीडर्स मिलेंगे जो कि एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से उनके बराबर हार्डवर्क करें। जो कि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं लीडर में, और प्रशासनिक जो सेवा देता है व्यक्ति में, उसकी लीडर स्किल्स में बहुत फर्क होता है। आप ऐसी कोई स्किल्स बताइए जो राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी है उसकी लीडर स्किल दोनों डिफाइन कीजिए, क्या क्या फर्क है दोनों? इसका सबसे बड़ा अंतर होता है जब भी एक राजनेता कार्य करता है तो वो पर्दे के आगे से कार्य करता है, उसको जनता के सामने जाके अपने आप को पेश करना होता है। और
जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं पर्दे के पीछे से कार्य करना होता है। देखिए, आपने अभी कहा कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, मैंने ये भी कहा सर, कई बार होता है, और जबकि मुझे लगता है कि एक प्रशासक में बहुत बड़ा गुण ये होना ही चाहिए, पेशेंस। क्योंकि यदि प्रशासक में इनकी पेशेंस नहीं है तो वो इनके फेलर हो जाएगा। और आप कहेंगे पर्दे के पीछे, ठीक है कि वो जल्दी होता है, भीड़ इकट्ठी करनी होती है, भीड़ के सामने आना, लेकिन कई मौके आपको भी मिलेंगे जब आपको भीड़ को इनकी शांत करना होगा या उसको हैंडल करना होगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। जैसे शायद आपने देखा हो, या मैं चलिए आपको वो बताता हूँ, एक कंडीशन देता हूँ जी। आपको मान लीजिए ग्वालियर के डिप्टी कलेक्टर है, SDM है, और किसी एक कॉलेज में वहाँ छात्रों के द्वारा दंगा किया जा रहा है, और उसके लिए आपको कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया कि आप शर्मा जाइए, उसको देखे जाएगा। तो वो उस दंगे का आप कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे शांत करेंगे? सबसे पहले तो आप पेशेंस में ही नहीं रहेंगे, आप खुद ही कहेंगे सब लाठी पर सॉल्व मैंने उस पेशेंस शब्द को स्पेसिफिक टेक्स्ट में यूज किया था। जब मैं अपनी टीम के साथ कार्य कर रहा होता हूँ तो मैं जितना हार्डवर्क स्वयं कर रहा हूँ उतना मैं एक्सपेक्ट चलिए करता हूँ। इसको आप बताएं, इसको कैसा करें? मैं सबसे पहले तो जो लोग दंगा कर रहे हैं उनके साथ बातचीत करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा वो जिस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो जेन्युइन भी वो है। तो बात करने को तैयारी नहीं है ना, बात करने के लिए प्रिंसिपल साहब भी करना चाह रहे थे और लोग भी करना चाह रहे थे, वो बातचीत तो खत्म हो चुकी है ना। बातचीत से ही समाधान हो सकता है। कैसे आप बात करेंगे, किस तरीके से बात करेंगे? सर उनके किससे बात करें? लीडर को कैसे जोड़ेंगे? भीड़ का कोई लीडर नहीं होता, किसी ने तो कलेक्ट करी होगी। आप कैसे पता कर पाएंगे कौन कलेक्ट करके लाएगा? सर सारे आंदोलनों में कोई ना कोई लीडर तो वही तो वो करो, कैसे आपको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? प्रशासनिक अधिकारी की तरह वहाँ खड़े हुए हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको अपना कर्तव्य निर्वाह करना है, कैसे करेगा? सर लोकल पॉलिटिकल लीडर्स को पता रहता है कि किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन जब हो रहा है तो कौन उसको कहेगा। अच्छा, मतलब पॉलिटिकल लीडर ही सारी चीजें करवाते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, करवाते हैं, उनको पता रहता है। तो आपको कैसे पता है कि किसको पता है किसको नहीं पता है? भाई छात्र हैं वहां पर, स्टूडेंट हैं, अब आपको कैसे पता है कि ये किसके स्टूडेंट हैं या किस लीडर के इन्फ्लुएंस में है? आप कैसे पता करेंगे? मैं एक एक करके सारे छात्र नेताओं से बात करने का प्रयास करूंगा कि एक एक करके, मतलब कोई छात्र नेता ही आपको समझ में नहीं आ रहा तो भीड़ समझ में आ रही है, सारे नेता है अपने आप में। जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के छात्र नेता होंगे उनसे बात कहते हैं कि हमारी मीटिंग है तो मैं डायरेक्ट छात्रों से ही बात करने का प्रयास करूंगा। आपकी हॉबी इसमें लिखी हुई है डिबेट करना, आप इंटरव्यू में डिबेट करना, इस तरह का किसी भी मुद्दे पर दोनों पक्षों को जानना ये मैं पसंद करता हूँ। वही एक अच्छे डिबेटर की खूबी भी होती है, तो दोनों पक्षों को जानना। तो डिबेटर की खूबी है तो आप अपने वाले में 5 अच्छा ही मान रहे तब तुम किसी और तक से। सर आपकी जो हॉबीज इसमें लिखी हुई है, राजनीतिक विश्लेषण, पब्लिक स्पीकिंग व डिबेट करना, सर ये प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपको कहाँ यूजफुल हो सकते हैं? राजनीतिक विश्लेषण एक प्रशासनिक अधिकारी को राजनेताओं के साथ मिलकर देश के विकास के लिए कार्य करना पड़ता है। तो राजनीतिक विश्लेषण तो आमतौर पर सारे प्रशासनिक अधिकारियों को आना ही चाहिए। और दूसरी चीज आपने कही कि डिबेटिंग कहाँ काम आ सकती है। मान लीजिए फार्म लॉस का ही होता है, तो अगर हम किसानों के साथ बातचीत करेंगे उस मुद्दे पर जाकर तो किसानों को पक्ष को समझने के लिए अच्छे डिबेटर होना मुझे काफी फायदेमंद होता है। मैं किसानों के पक्ष को सर डिबेट के मध्य में एक दो चीजें हैं, एक है हिंसक आंदोलन। सर यहाँ इस चीज में कैसे बैलेंस बना पाएंगे? अगर हिंसक आंदोलन होता है तो फिर उसको तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाता है और पुलिस को उसकी साइड नहीं करना चाहिए। अगर वो सिर्फ एक आंदोलन है तो फिर बातचीत के साथ उसको सुलझाना चाहिए, डिबेट भी होना चाहिए। आप ये बताइए, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपने लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, नेटो कंट्रीज और रशिया के बीच में चल रहा है यूक्रेन को लेकर। क्या मैटर है उसमें? सर 2014 से ये मैटर शुरू होता है। रशिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है यूक्रेन की सॉवरेनिटी, इसलिए उन्होंने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था 2014 में। और अभी वो 2021 में नहीं चाहते हैं कि रशिया नेटो में शामिल हो या फिर यूरोपियन यूनियन में शामिल हो। इसी को लेकर क्रीमिया का एक वार हुआ है हिस्ट्री में, क्या था सर रशिया और इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशन है उनके बारे में कुछ
रशिया और इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन भी रह जाते हैं। रशिया हमारा पार्टनर रहा है कोल्ड वॉर के दौरान, और जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस में मोर देन 75% वेपन्स है वो सब रशियन ओरिजिन के ही है। तो ये एक बहुत बड़ा पिलर है इंडिया रशिया रिलेशन में। दूसरा है जो P5 कंट्रीज में इंडिया के मुद्दों को जब भी कश्मीर का इशू हो उस पर वीटो करने की बात हो तो हमेशा रशिया ने ही हमारा साथ दिया। तो अपन भी मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, अब उसका मुझे जवाब दें। आप एक क्षेत्र के डीएम, ठीक, वहाँ उसी दिन क्या होता है, एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है, वहां से उसी दिन मोहम्मद का ताजिया निकलना है और एक हिंदू के मंदिर की स्थापना की जाए तो उनके भी एक प्रतिमा निकलती है, ठीक ना। ऊपर चूंकि पीपल का पेड़ लगा हुआ है तो हिंदू चाहते हैं कि पीपल का पेड़ ना कटे हमारे, और मुस्लिम चाहते हैं कि हम भी उस रास्ते से जाएं, और हिंदू और सेम टाइम है दोनों के, ठीक है ना। और अगर बोलते हैं अगर ताजिया ऊपर कर दिया और इससे टच हो गया पीपल से, हमारा ताजिया तो हम पीपल के वृक्ष को काटेंगे, मुस्लिम ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हिंदू ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते और उन्हीं को भी सेम रास्ते से निकलना है। तो बताइए दोनों कैसे उस रास्ते से निकलेंगे? पहले तो मैं दोनों पार्टी से नहीं, कुछ ऑप्शन ही नहीं है, बात में किया नहीं है, उन्हें निकलना है बस। और आप देखेंगे ज्यादा नहीं 7 फीट का गैप है जमीन से लेकर पीपल के पेड़ के नीचे, वो बात करने को तैयार नहीं, उनको निकलना है बस। आप क्या करेंगे? बिना बातचीत के तो इसका नहीं, सलूशन बातचीत हो गई, निकलना ही निकलना है, दंगे होंगे, निकालने से दोनों ही अपनी बातों पे अड़े हैं। आप निकालना है, कैसे निकालना? सर पहले तो टाइमिंग को लेके कॉम्प्रोमाइज उन दोनों ही लोगों को करना होगा। अगर सेम टाइम पर करेंगे तो फिर करना बिल्कुल ना, टाइम आप तभी है ना, निर्धारित हो चुकी है ना, वही सब पहले से वो सालों से चल रहा वो है। कह रहे थे हम अपना टाइम क्यों चेंज करें, वो भी कह रहे हैं हम नहीं चेंज करेंगे, हमारा टाइम फिक्स रहेगा। सालों से लाल था, आज जाके सॉल्व हुआ है। या तो रूट या तो टाइम, दोनों में से एक चीज को चेंज मैंने बताया ना भाई, अभी तो आप डीएम है, एकमात्र सड़क देना और नियम है आप आप टीम पर तो कि सॉल्व आप करेंगे, आप दंगा नहीं बनेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे बताइए? कोई आपके पास व्यवस्था है या दंगे में डाले जाएंगे? नो सर, इन दिस केस तो मुझे सर दोनों ही लोगों के इवेंट्स को कैंसिल करना। वो तो कैंसिल कर नहीं सकते ना, सर, और बता आप दें कैसे धार्मिक, ये तो पूरा आप ये तो गलत ही हो गया। लेकिन अगर सर ऐसा ही सिचुएशन है जब दोनों लोग इतने स्टेट फास्ट हैं अपनी सिचुएशन पर, तो फिर किसी को भी अलाउ करना गलत होगा। एक का राइट्स का तो आपके ऊपर ये भी तो आरोपण हो सकता है, कुछ आरोपण आपके ऊपर हो जाएगा कि आपने हिंदुओं को बख्श दिया। तो मैं दोनों को ही कैंसिल कर दूंगा, तो फिर कैसे ये आप कर सकता है कि मैं हिंदुओं को बख्श दूं? आगे में कोई तरीका नहीं मिलता आपके पास, आप कैंसिल करेंगे या फिर दंगा कर पाएंगे, दो तरीके से, डू और डाई। पहला तो मेरा तरीका ये होगा कि मैं बातचीत के लिए तैयार करूंगा। रास्ता है ही डू और डाई, अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है तो मैं क्लियरली कैंसिल कर दूंगा। कैंसिल कर दो, कोई तरीका नहीं है। चलिए अच्छा ये बताइए, यदि ग्वालियर में यही सांप्रदायिक स्थिति कहीं बनती है सेम टाइम पर और उसी समय आपका यानी एक बहुत बड़े मार्केट में आग लग जाती है, दोनों ही सीरियस प्रॉब्लम सेम टाइम पर है, तो आप किसको यानी कि पहले हैंडल करने जाएंगे? सर आपका प्रॉब्लम है तो फायर डिपार्टमेंट करेगा, क्योंकि नगर निगम देखता है। नगर निगम आयुक्त को वहां पर भेजना पसंद करूंगा जहाँ आग लगने का प्रॉब्लम है, और जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट का जिम्मेदारी होता है लॉ एंड ऑर्डर देखना। मैं डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ आपका पहुंचना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिस्क्राइब फोटो इलेक्ट्रिक कोई दिक्कत तो नहीं। सर अच्छा ये बताइए तुम जी, आपने 12th कब किया? 2030 क्या परसेंटेज? 94.2। अच्छा, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ से की? SGS ITS इंदौर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करने के बाद आपने कभी जॉब की? नहीं सर, प्रयास किया? सर मुझे जॉब मिला था कॉलेज के बाद और गेट के थ्रू। कहाँ? सर मुझे PGCIL इंदौर में गेट के थ्रू मिला था, 243 रैंक था। और कितने समय तक किया? मैंने जॉब नहीं ज्वाइन किया सर, क्यों? मैं यूनियन पब्लिक सर्विसेज का तैयारी करना चाहता था। अच्छा, तो आप आर्ट से भी तो कर सकते थे आप, आपने इंजीनियरिंग क्यों की फिर? सर मेरा डिसीजन इंजीनियरिंग UPSC और सिविल सर्विसेज में आने का इंजीनियरिंग के दौरान हुआ। इंजीनियर्स होते हुए? जी सर, फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मुझे कुछ इंस्टांसेस हुए जिन्होंने ऐसा तो लगा कि आप ये जो इंजीनियरिंग फील्ड है उसमें आप अच्छा नहीं कर पाएंगे और यहाँ जाकर के बहुत अच्छा करेंगे। नहीं सर, मैं काफी अच्छा इंजीनियर हूँ। ये मेरे ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, हम इलेक्ट्रिक जनरेटर को डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, आपने
अपने हॉबीज में क्रिकेट का कबड्डी खेलना वगैरह हमें लिखा है। आपने अपने अभी बोला भी कि आप स्कूल लेवल पर लीडर भी रहे हो टीम में, यानी आप खेलते भी, तो यानी कि लीडर आप रहे हैं, यानी कि आपका इन फील्ड्स पे कमांड अच्छा है। तो बाकी सब छोड़ के कि इंजीनियर फील्ड छोड़ना, फिर प्रशासनिक और राजनीतिक तीनों फील्ड छोड़कर आपने देश के इस खिलाड़ी को क्यों दबा दिया? आप एक अच्छे खिलाड़ी, मतलब ये है कि आप एक अच्छे खिलाड़ी भी बन सकते थे, क्योंकि आप क्रिकेट भी पसंद, आपको कबड्डी भी पसंद, क्यों छोड़ दिया? जबकि प्रेजेंट में इंडिया इस सेक्टर पर, मतलब जो प्ले स्पोर्ट्स ग्राउंड लेवल से स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी लेवल तक पर इस चीज के लिए बहुत काम कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है विद्यार्थियों को, तो आपने इस फील्ड को क्यों छोड़ा? मुझे कभी ऐसे लगा नहीं मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं इसमें आगे जा पाऊंगा। मेरा हॉबी था क्योंकि स्कूल और कॉलेज लेवल तक सीमित। अब जी बताइए, आप भिंड से हैं, भिंड का नाम भिंड क्यों पड़ा? सर भिंड का नाम भिंड दिगंधक ऋषि के नाम पर पड़ा, जिन्हें हम भिंडी ऋषि के नाम से भी जानते हैं। दिगंधक ऋषि कौन थे? सर दिगंधक ऋषि का जिक्र हमें महाभारत के शांति पर्व में मिलता है। उसमें बताया गया है कि उनके पुत्र थे ऋष्यशृंग ऋषि, और उनका ऋष्यशृंग ऋषि का जिक्र हमें रामायण में मिलता है। जो राजा दशरथ के द्वारा यज्ञ कराया गया था पुत्र प्राप्ति के लिए, वो यज्ञ ऋष्यशृंग ऋषि ने ही आयोजित किया था। अच्छा, इनमें जो लिंगानुपात की समस्या है उसके लिए आपके विचार क्या, किस तरह से उसको सही किया जा सकता है? मैम इसमें मैं थोड़ा कैबिनेट ऐड करना चाहूंगा। भिंड में सेक्स रेशियो की समस्या है, लेकिन चूंकि NFHS 5 के आंकड़े दर्शाते हैं कि भिंड का सेक्स रेशियो काफी अच्छी तरह इम्प्रूव हुआ है, जो कि 979 हो गया। चूंकि एक लिमिटेड सर्वे था, तो अभी 2022 में जो जनगणना होगी उसके आंकड़ों के बाद ही। अच्छा, आपको क्या रीजन लगता है कि जिससे इम्प्रूवमेंट हुआ है? इम्प्रूवमेंट के 5 कारण मुझे लगते हैं। पहला तो PCPNDT एक्ट जो है उसको सही तरीके से लागू किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट में एक IAS ऑफिसर आए थे, उन्होंने इस पर काफी ध्यान दिया था कि दैया राजा टीना, उन्होंने काफी अच्छा काम किया था डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा है भिंड में जगह जगह बेटी बचाओ चौराहों का निर्माण किया गया है, जिससे लोगों का सेंसिटाइजेशन हो सके। अब जब भी बेटी पैदा होती है हॉस्पिटल में, तो ढोल नगाड़ों के साथ प्रशासनिक अधिकारी या फिर डिस्ट्रिक्ट के CMHO या फिर CMO स्तर के अधिकारी जाते हैं, फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और दूसरा शासन स्तर की जो योजनाएं हैं वो भी काफी हेल्प कर रही हैं। आपको 5 बताया जब 3 लीजिए सर शासन स्तर की योजनाएं 2 में ऐड नहीं, आपने, मैं पूरी पॉइंट कर रहा हूँ, आपने 5 कहा था, 5 रीजन है, तो अभी 3 हुए आपके, और आप 5 पर लेकिन ना पहुंच के 3 की लौटे जाते हैं हर बार। 5 और 2 हो सकते हैं। आप ही बोला था कि आपने ही बोला था कि 5 उसके रीजन है, क्योंकि डिजिट आप देंगे तो हम लोग भी आपसे डिजिट पूछेंगे, फिर हम आपको स्कोर जो कम हो जाएगा। ग्वालियर के बारे में क्या जानते हैं? ग्वालियर में कोई खास 3 विशेषता बताइए। 5 नहीं पूछ रहा हूँ, 3 पूछ रहे हैं, 3 बताइए खास विशेषता। और हाँ, किला और जगह इसको छोड़। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट का नाम गालक ऋषि के नाम पर, और ग्वालियर हमारे मध्य प्रदेश के महानगरों में से 10 लाख से अधिक है। और सिंधिया रियासत का ताल्लुक। अच्छा, सिंधिया बता रहा हूँ, जैसे उपचुनाव हुए थे, सिंधिया ने अपने जो थे सिंधिया के, उन्होंने पार्टी का खंडन किया और कांग्रेस के बीच सेक्ट हो गए। तो क्या आपके जीवन पे इसका कोई प्रभाव पड़ा? तो राजनीतिक कल्चर भी थी, उसका आम जीवन पे मीन्स आपके जीवन पे कोई प्रभाव पड़ा? बता सकते हैं? और क्या ये सही? मैं अपने जीवन पर प्रभाव तो यही कह सकता हूँ कि जब उन्होंने पार्टी स्विच की, तो भिंड डिस्ट्रिक्ट में 2 ऐसे MLA थे उनके जिन्होंने इस्तीफा दिया और वहां इलेक्शन में। नहीं, आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है? 2 कौन? सर महंगाओं और आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम? इस जिले पर हो गया, आपके जीवन में सर मेरे जीवन पर कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा। मीन्स राजनीतिक कल्चर का प्रदेश में व्यक्ति आम जीवन व्यक्ति के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। तो आपने पढ़ते हैं राजनीतिक कल्चर से समस्याएं उत्पन्न होती है, राजनीतिक स्थिरता ना हो तो दिक्कतें आती है, तो राजनीतिक अस्थिरता आती है, वो स्थिरता आती है। तो अस्थिरता से आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा? सर ऐसा स्टूडेंट तो प्रभाव पड़ा कि परीक्षाएं नहीं, कैसे भी नाम आपके जीवन आता है, एज ए स्टूडेंट, एज ए व्यक्ति, एज ए जो भी आप सुने, ऐसा खुद को एज आप लगा है आपके जरूर पड़ा। एग्जामिनेशंस डिले हुए उस चक्कर में, गवर्नमेंट स्वयं हुई, उस गवर्नमेंट ने अलग तरीके से प्रोसेस को फॉलो किया। और राज्य में क्या प्रभाव पड़ा? कुछ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, कोई पॉजिटिव प्रभाव था?
अच्छा, आपके जीवन में कोई क्रॉस? अच्छा, राजनीति हलचल से जो आप बताएं कि जॉब है वो लेट नहीं है, ऐसा आपका मानना है, पर कहीं ना कहीं कोविड जो महामारी है तो उसका इफेक्ट था या राजनीतिक हलचल का इफेक्ट था? मैम दोनों का ही कह सकते हैं, क्योंकि बाकी राज्यों में तो कोविड के दौरान भी परीक्षाएं होती ही है, लेकिन तो मध्य प्रदेश हमारा में नहीं। राज्य असमर्थ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, असमर्थ नहीं, कुछ समस्याएं इस प्रकार की आ रही हैं, जैसे कि ओबीसी आरक्षण का केस था वो कोर्ट में चल रहा है, और चूंकि एक पार्टी इस आरक्षण को लेकर आई थी तो दूसरी पार्टी इसको वापस नहीं ले सकती थी, वरना वो ओबीसी विरोधी कहलाती, तो वो उसको वापस न ले पाई। अगर छत्तीसगढ़ की तरह सेम गवर्नमेंट ही रहता तो कांग्रेस सरकार के लिए आसान रहता है इसको। तो चलिए आप बताइए, राजनीति स्थिरता के आपके जीवन में 3 सकारात्मक है, हमें 5 से घटकर 3 का है। सॉरी, चलिए आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। अब राजनीतिक विश्लेषक है तो आप गुजारिश बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक डिसीजन लिया कि तुरंत उन्होंने जो है फर्स्ट जो कोविड आया था उन्होंने तुरंत लॉकडाउन लगा दिया, कैसे? हाँ सर, साइंटिफिक कम्युनिटी का उस समय यही मानना था, क्योंकि हम जानते नहीं है कि वायरस कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, चाइना से भी डाटा इतना ट्रांसपेरेंट नहीं था, तो ये सही निर्णय था उस समय के लिए। उसके बाद लॉकडाउन पहले चरण का लॉकडाउन सर, उसमें कहीं ना कहीं जो मौत के आंकड़े थे, मृत्यु के आंकड़े थे सर वो कम थे, और जो दूसरा सेकंड वेव जो माना गया उसमें जो डेथ के आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा थे। तो सर उस तरह का लॉकडाउन सेकंड वेव में लगाना उचित था या फिर इस तरह से नहीं करना, उसके बारे में? इसका लेना वायरस के वेरिएंट से, क्योंकि सेकंड वेव में डेल्टा वेरिएंट आया था जिसका विरुलेंट पावर काफी ज्यादा था फर्स्ट वेव से, तो डेथ्स ज्यादा हुई। दूसरा रीजन ये भी था, सरकार ने इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन देख रखा था पहले लॉकडाउन के बाद, उससे जो इमिग्रेंट्स का इसलिए उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया। तीसरे लहर में कौन सा वेरिएंट है? सर अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट। वो कैसा है सर वो सर उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो उससे डेथ रेट है वो बहुत। ठीक है, तो मुझे आप आपका पूरा बताएंगे।